में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमने कल के लेक्चर में नॉर्थ अफ्रीका की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में समझा। एक एनालिटिकल एस्पेक्ट से हमने समझा कि नेशन बिल्डिंग एक सेंट्रल एस्पेक्ट है नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में। हमने ये समझा कि ये जो वर्ड नेशन बिल्डिंग है ये एक्चुअली में क्या इंटेंसिटी रखता है, ये कितना कॉम्प्रिहेंसिव है। हमने उसका एनालिसिस इंडियन केस को कंसिडर करके लिया ताकि आप ये समझ पाएँ कि किन कारणों से वो मुल्क आज राजनीतिक रूप में त्रस्त हैं और भारत क्यों बचा रहा था। इस कॉन्टेक्स्ट में हमारा वो लेक्चर प्रोसीड हुआ था। हम वो सारी आपको इनकाउंटर होने वाली वर्ड्स, वोकैबुलरीज, कॉन्सेप्ट्स कल बता चुके थे। आज हम कंट्री वाइज प्रोसीड करते हुए उसे वाइंड अप कर देंगे, एक एक कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करके। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जब हम पहला मुल्क उठाते हैं तो वो वेस्टर्न सहारा और मोरक्को, ये दोनों उठाते हैं। मैंने इन दोनों को एक साथ क्यों पुकारा उसे समझना ज़रूरी है। चलिए आइए देखते हैं। आपकी बुक में अच्छे अच्छे मैप्स हैं गिवन, तो मैं उन्हीं मैप्स को यूटिलाइज़ करता हूँ। उसी के तहत वेस्टर्न सहारा और मोरक्को की ग्रेजुअल एवोल्यूशन दिखाता हुआ ये एक मैप है जिसे हम यूटिलाइज़ करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले आप ऑब्जर्व करिए। मैं थोड़ा इन बातों में, मैप्स निकालने में, इन चीज़ों में समय लेता हूँ। मैं इस चीज़ में कभी समय नहीं लेता हूँ कि हमारा ये पैकेज आ रखा है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब आप करिए, हमारा वो हो चुका है, ये वो। हाँ, आप ही की सहूलियत के लिए, मैप निकालने के लिए, ब्राइटनेस सेटल करने के लिए डेफिनेटली मैं टाइम लेता हूँ। ओके, प्रचार प्रसार के लिए नहीं लेता हूँ। ठीक है भाई? हाँ बच्चे का गुड गुड गुड, हम आपको एक्स्ट्रा नंबर देंगे इसके। चलिए, तो ये देखिए, पहले ये ऑरेंज कलर सारा, शुक्र है ये नॉर्थ अफ्रीका है, वरना कोई विवाद खड़ा कर देता कि इसे ऑरेंज में क्यों दिखाया। शुक्र है है कि नहीं? वरना विवाद खड़ा हो जाता कि भगवा में क्यों दिखाया, है तो मुस्लिम मुल्क, अरेबिक एथनिसिटी वाले। तो चलिए, अब शुक्र जब है ही है तो हम पढ़ भी लेते हैं। तो ये वेस्टर्न सहारा और मोरक्को पहले एक साथ दिखाया गया है। ऐसा क्यों दिखाया गया, उसका रीज़न देखिए। हम ये तो जानते हैं कि वेस्टर्न सहारा के रीजन में जो उसकी टेरिटरी है वहाँ पर स्पेन रूल करता था, और मोरक्को की एक हिस्से तक की टेरिटरी में फ्रांस रूल करता था, और एक हिस्से की टेरिटरी तक में स्पेन रूल करता था। इतनी बात समझ आई? उसका कारण ये है कि ये क्षेत्र पहले इकट्ठा रहा होगा। वेस्टर्न सहारा नाम से पता लगता है कि सहारा की वेस्टर्न एक्सट्रीमिटी, यानी कि वेस्टर्न सहारा को अगर मैं कंट्री के रूप में लूँ तो वो मेजॉरली डेजर्ट कंट्री है। आबादी के रूप में बहुत कम, लगभग 5 लाख लोग ही वहाँ बसते हैं। 5 लाख लोग ही वहाँ पर बसते हैं, इससे ज़्यादा आबादी वहाँ की नहीं है। बेटा समझ आ रहा है? आपको समझ आ रहा है वाणी? एंगेज्ड हो इस चीज़ में? इतनी बात समझ में आई? तो ये 5 लाख आबादी वाला एक मुल्क है वेस्टर्न सहारा। ओके, अब हुआ क्या, वहाँ से जब स्पेन चला गया और मोरक्को से जब फ्रांस चला गया, ये कलेक्टिव कंट्रोल में आ गया दो मुल्कों के, मॉरिटानिया और मोरक्को। यानी कि इस पूरी टेरिटरी में कलेक्टिवली मॉरिटानिया और मोरक्को का कंट्रोल हो गया। ये सारी कहानी 1970s के दौरान की रही, जब कॉलोनियल पावर वापस चली गई। उसके बाद जब मॉरिटानिया और मोरक्को दोनों ने इसे कंट्रोल किया हुआ था, मॉरिटानिया भी धीरे धीरे हट गया। मॉरिटानिया हम जानते हैं इसी के नीचे मुल्क है, मॉरिटानिया भी चला गया यहाँ से। फिर एक्सक्लूसिव कंट्रोल किसका आ गया होगा? मोरक्को का। तो एक समय ऐसा था कि इस पूरे रीजन को एक्सक्लूसिवली मोरक्को ही कंट्रोल करता था, जिसमें मोरक्को खुद आता है और वेस्टर्न सहारा का क्षेत्र भी आता है। कॉलोनियल पावर गई, कॉलोनियल पावर यहाँ से गई, तो ये पूरी टेरिटरी दो पावर्स के अधीन आ गया, एक मोरक्को खुद और एक मॉरिटानिया। दोनों ही मुल्क इसी रीजन में आते हैं अफ्रीका के। दोनों ने मिलकर इस पूरी टेरिटरी को रूल करना शुरू किया। थोड़े ही समय में मॉरिटानिया भी निकल गया इससे बाहर, फिर ये एक्सक्लूसिव कंट्रोल में आ गया मोरक्को के। ओके, लेकिन जब ये मोरक्को के कंट्रोल में आया, ये 1970s के मिड की बातें हैं, उस दौरान इसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस मूवमेंट स्टार्ट हुई, और वो मूवमेंट की एक ग्रुप ने, एक फ्रंट ने, जिन्हें हम कहते हैं पॉलिसारियो फ्रंट। आई बात समझ में? जो कि आज की डेट में अगर आप जानें तो वहाँ पर वो खुद को एक अरब रिपब्लिक के तौर पे इस्टेब्लिश करता है, एक अरब रिपब्लिक के रूप में वो जाना जाता है। पॉलिसारियो फ्रंट ने कन्फ्रंट करना शुरू किया
मोरक्को को कि आप वेस्टर्न सहारा के क्षेत्र से निकल जाइए, ये टेरिटरी पर हमारा कंट्रोल है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों में लंबा संघर्ष चला। दोनों में कौन? मोरक्को, जो कि अपने मुल्क मोरक्को के साथ साथ वेस्टर्न सहारा भी कंट्रोल कर रहा है, और पॉलिसारियो, जो कि वेस्टर्न सहारा मोरक्को से मुक्त कराना चाहता है, जो ये चाहता है कि वेस्टर्न सहारा पे हमारा कंट्रोल हो। दोनों में लंबा संघर्ष चला। सिचुएशन 1991 में यूनाइटेड नेशंस के पास पहुंची, और यूनाइटेड नेशंस ने वहाँ पर यह फैसला दिया कि जिस हिसाब से आबादी है वेस्टर्न सहारा की, उस समय में जो आबादी रही होगी बहुत कम रही होगी, क्योंकि 2010 का आंकड़ा बताता है कि आबादी 3 लाख के पास ही थी। तो मैं 1991 की बात कर रहा हूँ कि जिस हिसाब से आपकी आबादी है, आप दुनिया के वन ऑफ द लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में आते हैं, वन ऑफ द लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज़। ऐसे में एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर रिकॉग्नाइज करना भी कन्वीनियंट नहीं है। इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में आपको हम नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके तहत जो अरेंजमेंट है वो ये है कि एक अच्छे खासी टेरिटरी पर मोरक्को कंट्रोल करेगा। तो मोरक्को के पास एक मोरक्को का अपना खुद का कंट्री नेशन है। दूसरा, मोरक्को काफ़ी हद तक वेस्टर्न सहारा का एरिया एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल करता है। एक अच्छे खासे रीजन में कंट्रोल करेगा मोरक्को, और एक हिस्सा उसका ऐसा रहेगा, यानी कि वेस्टर्न सहारा पूरा ले लूँ तो 80% पर कंट्रोल मोरक्को का, 20% जो साउदर्न रीजन है, बिल्कुल एक्सट्रीम साउदर्न रीजन, उस पर कंट्रोल रहेगा उस फ्रंट का जो रेजिस्ट कर रहा था, दैट इज पॉलिसारियो। तो आज दिन तक वेस्टर्न सहारा ऐसे ही चल रहा है। कैन यू इमेजिन? वेस्टर्न सहारा इस समय एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर एक फ्रंट है पॉलिसारियो, जो वेस्टर्न सहारा की एक रीजन को कंट्रोल करता है, और मेजॉरिटी ऑफ द टेरिटरी को कंट्रोल करता है मोरक्को। ओके, और ये फ्रंट लगातार प्रयास कर रहा है कि वेस्टर्न सहारा को मुक्त कराया जाए मोरक्को से, मोरक्को वापस अपने मुल्क की ओर जाए और हमें हमारा भाग्य निर्धारित करने दे। ओके, तो यहाँ पर अब एक लड़ाई कैसी नजर आई? यहाँ पर अब एक लड़ाई ये है कि एक पड़ोसी मुल्क हमारी सीमाओं को छोड़े और हम लोगों को अपना भविष्य निर्धारित करने का अधिकार मिले। हम अपने मुल्क में स्वयं शासन करते हुए अपनी एक सॉवरेन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेंगे। हालांकि मैं यहाँ पर एक आपको बात बता दूं कि इस प्रक्रिया में मोरक्को को मदद भी मिलती रही, और मोरक्को को मदद देने में अमेरिका और फ्रांस दोनों लीडिंग प्लेयर रहे हैं। उसका कारण यह है कि अगर मैं वेस्टर्न सहारा की बात करता हूँ, तो अगर आप इसे वेस्टर्न सहारा के रूप में देखते हैं, तो वेस्टर्न सहारा का मेजॉरिटी ऑफ द अटलांटिक कोस्टल एरिया यहाँ तक ये सारा का सारा रीजन जो है ये मोरक्को के कंट्रोल में है। सिर्फ एक्सट्रीम साउथ में कुछ कोस्टल पॉइंट्स जो हैं वो पॉलिसारियो के पास है, बाकी सारा का सारा कोस्टल टेरिटरी जो है वो मोरक्को के पास है। तो स्ट्रेटजिकली ये कोस्टल लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ट्रेड एंड कॉमर्स वाइज, और ये मोरक्को होल्ड कर रहा है। और जब तक ये लोकेशंस वहाँ के जो रेजिस्टेंस ग्रुप है उसको नहीं मिलती हैं, वो अपने आप को इकोनॉमिकली पॉलिटिकली स्ट्रेंथन भी नहीं कर पाएगा। लेकिन मोरक्को इसे कंट्रोल किया हुआ है, इसके तहत मोरक्को को फ्रांस और अमेरिका का मदद समर्थन है। आई बात समझ में? ये 3 मैप यहाँ पर आप ऑब्जर्व करिए। पहला मैप बताता है कि मोरक्को एंड वेस्टर्न सहारा टुगेदर, पहले ये था। दूसरा मैप बताता है कि ये मोरक्को वेस्टर्न सहारा, मोरक्को एडमिनिस्ट्रिंग वेस्टर्न सहारा है लेकिन मोरक्को उसे एडमिनिस्टर कर रहा है। तीसरा मैप क्या बताता है? मोरक्को विद वेस्टर्न सहारा इंडिपेंडेंट। अब ये मोरक्को है, वेस्टर्न सहारा कहा जाता है इंडिपेंडेंट, बट इट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द मोरक्को। अगर आप इंटरनेट पर जाकर के देखेंगे, जहां से मैं इस चीज़ के लेटेस्ट आंकड़े निकाल करके लाया हूं, वहां से आपको यही क्लियर होगा कि ये एग्जैक्ट सिचुएशन है वेस्टर्न सहारा की। ओके, इस पे किसी को कोई डाउट? बस यही कहानी है वेस्टर्न और सहारा और मोरक्को। वेस्टर्न सहारा मेजॉरली पॉलिटिकली डिस्टर्ब्ड एरिया है, वहाँ पर अपनी सॉवरेन इंडिपेंडेंट नेशन स्थापित करने की लड़ाई चल रही है। पड़ोसी मुल्क का शासन वहाँ पर ख़त्म करने की कवायद चल रही है। जब वहाँ पर एक राष्ट्र बन जाएगा कल को, तब ये देखा जाएगा कि यहाँ के शासन किस तरह से कार्य कर रहा है, विकास कैसा है, लोगों के अधिकार कैसे हैं कैसे नहीं। अधिकतर जनसंख्या यहाँ पर शहरों में ही रहती है, जो सिटीज़ हैं यहाँ की। और आप सब, वेस्टर्न सहारा की कैपिटल क्या है? वेरी गुड, लायन।
और लायोन ही यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, वहीं पर अधिकतर जनसंख्या बसी हुई है। बाकी सभी इलाकों में डेजर्ट्स फॉल करते हैं जहाँ पर रहने लायक रिसोर्सेज नहीं हैं, एग्रीकल्चर उस इलाके में नहीं है और इसी कारण से वहाँ पर जीवन भी उतना उभर नहीं पाया। ट्रेड एंड कॉमर्स वाइज सिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट और इसी कारण से अधिकतर जनसंख्या शहरों में ही बसती है। ओके, इसके बाद एक कंट्री आ जाती है दैट इज़ अल्जीरिया। अब अगर हम अल्जीरिया के बारे में देखें तो ये मैप देखिए, आपको साइज़ वाइज अल्जीरिया बहुत बड़ी नज़र आएगी, साइज़ वाइज अल्जीरिया बहुत बड़ी नज़र आ रही है। ओके, देखिए अब ये सूडान है और एक साउथ सूडान है, सूडान और साउथ सूडान। अगर ये ना होता तो शायद सूडान सबसे बड़ा मुल्क होता, लेकिन अब आज की डेट की बात करें तो अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क अल्जीरिया है। अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है, लार्जेस्ट कंट्री। ओके, अल्जीरिया की कहानी क्या है? देखिए, अल्जीरिया एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एक ठीक ठाक लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड वहाँ पर मेंटेन होता है। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ अल्जीरिया के बारे में, तब आपको कुछ कुछ क्लियर होना शुरू हो जाएगा, एक फैक्ट आपको समझ में आएगा। देखिए, फैक्ट मिल जाना चाहिए, बस वही इम्पोर्टेंट है। ये मैं आपको दिखाना चाहता था। देखिए, मैंने अल्जीरिया ओपन किया है। ओके, और जब मैं अल्जीरिया को ओपन करता हूं तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 का रिपोर्ट। अल्जीरिया 0.745 पे है, दैट इज़ हाई। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जिस रेंज में खड़ी हैं, अल्जीरिया वहाँ खड़ा है। तो अल्जीरिया में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है। ओके, तो अल्जीरिया रिलेटिव टू अदर कंट्रीज ऑफ नॉर्थ अफ्रीका एंड कंपेरेबल टू साउथ अफ्रीका, सो रिलेटिव टू इन रेलेवेंस टू द अदर कंट्रीज ऑफ नॉर्थ अफ्रीका अलग है, और इट इज कंपेरेबल इन द होल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट टू द साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का भी स्तर अच्छा है। तो उस हिसाब से अल्जीरिया में देखा जाए तो एक लेवल पर ह्यूमन डेवलपमेंट नज़र आता है। इसका मतलब सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया, एजुकेशन पर काम किया, हेल्थ पर काम किया, जेंडर डेवलपमेंट पर काम किया, यानी कि जेंडर इनइक्वलिटीज़ को ख़त्म करने की दिशा में काम किया, एम्प्लॉयमेंट भी वहाँ पर रही है। इन क्षेत्रों में काम किया हो तभी आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बेहतर कर पाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यहाँ पर एक स्तर तक हुआ, यानी कि सरकार सिस्टमैटिक मैनर में चलती रही है। ओके, सरकार का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा रहा है, गवर्नमेंट ऑपरेटर्स रहा है और उस मैनर में ही काम हुआ है। अब लेकिन यहाँ पर समस्या क्या आ जाती है अल्जीरिया की? देखिए, एक तरफ तो अल्जीरिया की सरकार है जो कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पर चलने की कोशिश करती रही होगी और कर रही है, और वो प्रोग्रेसिव है, वो ट्रेड एंड कॉमर्स इस्टेब्लिश करना चाहती है दुनिया भर के साथ, वो नई साइंस टेक्नोलॉजी को लाना चाहती है अपने मुल्क में, अपने युवाओं का विकास करना चाहती है। एक तरफ तो वो खड़े हैं, ये एक सच्चाई है, लेकिन दूसरी ही तरफ जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप हैं वो अपना फ्रंट क्रिएट करके उनकी खिलाफत कर रहे हैं, उनको अपोज कर रहे हैं। तो अल्जीरिया के सामने इस समय में सिचुएशन क्या है? उसकी अपनी ही कंट्री के अंदर उसे एक इंसर्जेंसी फेस करनी पड़ रही है, जो कि इस्लामिक एंड फंडामेंटलिज्म से एसोसिएटेड इंसर्जेंसी है। आई बात समझ में? अगर वेस्टर्न सहारा और मोरक्को का केस देखें तो दैट वाज डिफरेंट केस। वहाँ पर एक पड़ोसी मुल्क जिस मुल्क को कंट्रोल और एडमिनिस्टर कर रहा है, उस मुल्क के लोग ये चाह रहे हैं, या एक दल ये चाह रहा है कि हमें अपना भाग्य निर्धारित करने का अधिकार हो, हमें हमारे मुल्क पर इंडिपेंडेंट कंट्रोल दिया जाए। लेकिन इस मुल्क के अंदर ऐसा नहीं है, किसी पड़ोसी मुल्क का यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये मुल्क रेलेवेंट टू अदर नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज डेमोक्रेटिक फ्रंट पर काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन एक लेवल पर स्टेबल है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है, ट्रेड एंड कॉमर्स भी अच्छा है, गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव माइंडसेट से काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर विरोध है इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स का, जिनको ऐसा लगता है कि सरकार वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस में है, गवर्नमेंट अपने कस्टम कल्चर मैनर को प्रोटेक्ट करने के लिए काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट जेंडर
इक्वलिटी के नाम पर, गवर्नमेंट डाइवर्सिटी इन द स्फेयर ऑफ द रिलीजन के नाम पर, टॉलरेंस को प्रमोट करने के नाम पर जो यहाँ के बाशिंदे हैं उनके अधिकार उनको दे रहे हैं जो बाहर से आ रहे हैं, और जो बाहर से आ रहे हैं वो उनके द्वारा सपोर्टेड है, उन मुल्कों के द्वारा सपोर्टेड हैं जिन मल्टीनेशनल कंपनीज के हमारी कंट्री के रिसोर्सेज में इंटरेस्ट हैं। तो हमारी कंट्री के रिसोर्सेज जो कंपनीज एक्सप्लॉइट कर रही हैं, उन मुल्कों के द्वारा जो लोग यहाँ पर आकर के बस रहे हैं, उनके अधिकारों को इंश्योर करने के लिए ही ये टॉलरेंस के कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही है। धीरे धीरे आपके रिसोर्सेज, आपकी जॉब्स, आपके एम्प्लॉयमेंट, आपके कल्चर, कस्टम, मैनर, आपका हेरिटेज उनके अधीन हो जाएगा और आने वाले समय में आप शायद अपनी आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएं। वेस्टर्नाइजेशन आपके देश की हर जगह पर एंटर कर जाएगा, चाहे सोसाइटी हो, चाहे इकॉनमी, पॉलिटी या कल्चर हो। तो वो इस आधार पर लोगों को लामबंद कर रहे हैं, अपने साथ जोड़ रहे हैं, और वो विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का, खिलाफत कर रहे हैं इस चीज़ की कि हमें हमारे मुल्क में अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, जो हमारे इस्लाम के कॉन्सेप्ट्स हैं उन लॉज के मुताबिक देश चलना चाहिए, हमें उससे किसी मैनर में डेविएट नहीं करना है। यहाँ पर ये लड़ाई है। चुनावों को सैबोटेज करने के प्रयास रहे हैं उनके द्वारा, कई गांव के गांव नष्ट करने की कोशिशें रही हैं लंबे समय से, लोगों में भय का माहौल भी बनाने के प्रयास किए गए कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए। समय आने पर अल्जीरिया के द्वारा इन गुटों को बंद भी किया गया, इनको डिसबैंड भी किया गया, नष्ट भी किया गया, लेकिन फिर भी वो छुटपुट मात्रा में बचे रहते हैं, गुरिल्ला वॉर प्रैक्टिसेस जारी रखते हैं और अलग अलग टेररिस्ट फ्रंट्स को सब्सक्राइब करके उनके लोकल विंग के रूप में काम करते ही रहते हैं। लेकिन हाँ, अल्जीरिया ने समय रहते ही ये भांप लिया था कि इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट इंसर्जेंसी देश में अपना सिर उठा रही है और समय रहते ही हमें इसे ख़त्म करना होगा। आई बात समझ में? तो ये अल्जीरिया की कहानी है। उसे ये संतुलन बैठाना है, उसे ये बैलेंस इस्टेब्लिश करना है कि वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को कैसे बचाए रखे। साथ के साथ यह भी देखना ज़रूरी है कि कहीं लोगों के सेंटीमेंट उस तरफ ना चले जाएं कि आप अपने कल्चर को इरोड करते जा रहे हैं। देखिए, ऐसा आप जब अल्जीरिया के बारे में पढ़ते हैं तो आपको लगता होगा कि ये बहुत यूनिक है। ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में यह है। सारी दुनिया भर में कंजर्वेटिव सेक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, और ऐसा नहीं है कि आप उन्हें नेगेटिव माइंडसेट से देखें, प्रेजुडिस्ड मैनर में देखें। कंजर्वेटिज्म अगर हो रहा है तो उसके भी कई रीजंस होते हैं। आज दुनिया भर में बड़े मुल्कों की बड़ी बड़ी कंपनियों के पास जितना पैसा है, वो अपनी एडवर्टीजमेंट के एजेंडे से आपको हर वो चीज़ कंज्यूम करवा पाने में सफल हो पा रहे हैं जो कि शायद आपके जो कल्चरल रूट्स हैं उसको शेकअप कर दें, उसे हिला दें। और कोई भी समाज के लिए उसे बांधे रखने का काम, उसे मजबूती देने का काम उसकी संस्कृति करती है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर मैं यहाँ भारत का उदाहरण लूँ तो लंबे समय से जब भारत में 550 BC के समय में पर्शियंस आए, उसके बाद जब 326 के दौरान अलेक्जेंडर आया, ग्रीक्स, और उसके बाद फिर नॉर्थ वेस्ट से कई और रूलर्स भी आते रहे। ये सब जब भारत में आते रहे तो कुछ हारता रहा, और वो क्या हारता रहा? यहाँ के जनपद हारते रहे, यहाँ की गवर्नमेंट्स हारती रहीं। गवर्नमेंट्स माने अलग अलग स्टेट के राजा, लीडर्स, वो हारते रहे। लेकिन एक फैक्ट है, वो ये संस्कृति जीवित रही, उसे कोई हरा नहीं पाया। वो संस्कृति जीवित रही, यही कारण है कि उस संस्कृति ने फिर से ऐसा समाज रच दिया और उस समाज ने फिर से ऐसी राजनीतिक शक्तियां पैदा कर दी, ऐसा राज्य बना दिया जो जीत गया। संस्कृति का जीवित रहना जरूरी होता है, और भारतीय संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के अब तक मेसोपोटामिया और इजिप्ट संस्कृतियों से इसलिए अलग मानी गई है कि हमारी संस्कृति की धारा अविरल बहती आ रही है तब से अब तक। आज भारत की जो संस्कृति है, अगर आप उसे जोड़ना चाहो तो बहुत से मायनों में जोड़ लेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति से, कल्चर से।
लेकिन आज जो मेसोपोटामिया क्षेत्र, इराक के क्षेत्र की जो संस्कृति है, जो इजिप्ट के क्षेत्र की संस्कृति है, उसे जोड़ना शायद कठिन हो जाए, क्योंकि जो उन संस्कृतियों के गुण थे, आज के गुण उनसे अलग हैं। तो यहां पर एक कंटिन्यूटी मेंटेन हुई है। ये संस्कृति ही भारत कहलाया है, ये संस्कृति भारत कहलाया है। याद रखिएगा, जब इंडिया एक पॉलिटिकल स्टेट के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता था, तब भी एक भारत था, वो संस्कृति के रूप में था, जो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एग्जिस्ट करती थी। और जिन जिन क्षेत्रों तक, अब यहां से ध्यान से लाइन सुनिए, जिन जिन क्षेत्रों तक, यानी कि जिन जिन ज्योग्राफिकल रीजन्स तक यह संस्कृति फैली हुई थी, उन ज्योग्राफिकल रीजन्स को कवर करते हुए हम उसे भारतवर्ष का नाम देते हैं। वो इंडियन रेल्म था भारतवर्ष। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर अगर हम आज की डेट में लें, तो आज के इंडिया में वो रीजन एग्जिस्ट नहीं करता। आज के इंडियन कंट्री और इंडियन नेशन में वो रीजन नहीं आता है, जैसे गांधार का इलाका। लेकिन अगर आप संस्कृति के रूप में देखें, तो भारतीय संस्कृति तब वहां तक फैली हुई थी। आई बात समझ में? भारतीय संस्कृति एक लंबे समय तक श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ मुल्कों तक भी फैली हुई थी। भारतीय संस्कृति में म्यांमार का सारा क्षेत्र आता था, उत्तर पूर्व के राज्य आते थे। भारतीय संस्कृति में आज का पाकिस्तान तो डेफिनेटली है, बलूचिस्तान के आगे तक के इलाके आते थे। तो भारतीय संस्कृति जिन जिन भौगोलिक क्षेत्रों तक फैली थी, वो भारतवर्ष कहलाता था। इसलिए वर्ड यूज होता था संपूर्ण भारतवर्ष। तो संस्कृति के रूप में भारत इस तरह से रहा है। अब क्या होता है कि समय बदलने के साथ आपका पहनावा बदलता है। आप टाई लगाने लगते हैं, कोट पैंट पहनने लगते हैं। तो अब आप नोटिस करिए, हो सकता है आज के समय में आपके देश में ऐसे बहुत से नेता, मंत्री या उनसे भी बड़े और मंत्री हो सकते हैं, जिन्हें शायद रेयर ही आपने कभी टाई लगाए देखा हो। याद करिए कोई ऐसा मंत्री जिसे शायद आपने टाई लगाए नहीं देखा, बाकी सब पहने हुए देखा हो। जब शायद कोट पैंट पहनने की बात आई हो तो बंद गला अचकन पहना हो, लेकिन टाई शायद ना लगाई हो। नहीं, शायद उन्होंने कई बार लगाई हो। मैं तो आज के नेता की बात कर रहा हूं, आप बहुत पीछे चले गए। आज जो आप देख रहे हो, नेहरू तो चलो देख लेंगे, आपके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, शायद मेरी जानकारी कमी हो, मैंने कोई ऐसा पिक्चर ना देखा हो, आप लोगों ने देखा हो, पर जो मुझे जान पड़ता है तो टाई नहीं लगाते हो सकता है उनकी कुछ अपने सांस्कृतिक विचार हो, वो इसलिए नहीं लगाते। जो सांस्कृतिक विचार यहाँ पर किसी भी तरह के जजमेंट के घेरे में नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है कि वो किन सांस्कृतिक विचारों, संस्कृति के किन गुणों को अपनाना चाहता है, किन को नहीं। ये स्वतंत्रता है उनकी अपनी, मेरी अपनी स्वतंत्रता है, उनकी भी अपनी स्वतंत्रता है। लेकिन सत्य यह है कि संस्कृति जब आगे बढ़ती है, उसमें कई और धाराएं आकर के मिलती चली जाती हैं, कई धाराएं मिलती चली जाती हैं, और धाराएं मिलते मिलते संस्कृति प्रगाढ़ हो जाती है। प्रगाढ़ माने कॉम्प्रिहेंसिव हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, वृहद कहते हैं जिसे, वृहद हो जाती है। लेकिन बहुत से वर्ग ऐसे भी रह जाते होंगे जो संस्कृति में जो धाराएं आ करके मिल रही हैं, उनके जो गुण इस संस्कृति में डाले गए हैं उसे ना अपनाते हों, और जो संस्कृति की पहले की धाराएं जिनसे वो खुद को ज्यादा जोड़ रहे हैं, उसे ही मूल धारा समझ करके उसे ही आज भी अपनाना चाहते हो, है कि नहीं? जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, जैसे सपोज कीजिए कि यहां से संस्कृति की एक धारा उत्पन्न हुई, यहां से एक धारा आकर उसमें मिली, एक धारा यहां आकर के मिली। अब ये जो यहां इस पॉइंट से आगे की धारा है, इसमें तो 1 2 3 ये तीनों धाराएं मिलकर के बह रही है ना, संस्कृति ये हो गई। लेकिन हो सकता है कि आपको इसी धारा जो यहां से शुरू हुई थी, आप इसे ही प्रमुख धारा मान करके अपना जीवन इसी के आसपास बुनना चाहते हो, आप इस धारा को और इस धारा को स्वीकार ना करते हो। लेकिन आज का मैटर ऑफ फैक्ट ये हो सकता है कि भारतीय संस्कृति इन तीनों धाराओं से बन रही है। तो ये लड़ाइयां दुनिया भर में ऐसे बनी रहती हैं कि कुछ गुट ये कहते रहेंगे कि हमें इसे नहीं स्वीकारना, हमें इसे नहीं स्वीकारना, वरना ये मूल धारा लुप्त हो जाएगी।
इनका रंग चढ़ जाएगा, उस पर खत्म हो जाएगी। वो कंजर्वेटिव ग्रुप हो जाते हैं जो परंपरा रीति रिवाज को कंजर्व करने की बात करते हैं। सवाल परंपरा और रीति रिवाजों को कंजर्व करना बुरा है, ऐसा नहीं। हम सब भी तो जो चीज़ें अच्छी हैं उन्हें प्रिजर्व करते हैं। परंपराएं रीति रिवाज प्रिजर्व करना बुरा नहीं। कन्फ्लिक्ट क्रिएट इस बात पर होता है कौन से परंपरा और कौन से रीति रिवाज प्रिजर्व करने की बात हो रही है, किसे संस्कृति का मूल रूप बनाया जा रहा है, किसे कहा जा रहा है कि यही मेन स्ट्रीम संस्कृति है। तो जब आप कुछ चीज़ों को प्रिजर्व कंजर्व करने की कोशिश करते हैं किन्हीं और चीज़ों से, तो ये हो जाता है कि ये जो है ये सब्सिडरी एलिमेंट है, ये प्राइमरी एलिमेंट है। तो इनसे जुड़ी हुई रीति रिवाज परंपराएं फिर सब्सिडरी है, ये फिर प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये सब्सिडरी है। तो फिर इससे ये हो जाता है कि इनके इस इर्द गिर्द जो अपनी जीवन को बुन रहे हैं वो सेकेंडरी लेवल के सिटीजन हैं, ये जो इसके इर्द गिर्द बुन रहे हैं वो प्राइमरी लेवल के सिटीजन हैं। जबकि हमारे देश में जब आप अभी के राष्ट्र बन चुके हैं, राष्ट्र में तो सभी ऑल आर इक्वल नेशनल्स, एक सिंगल सिटीजनशिप है और एक ही वोटिंग राइट है और हर वोट में एक ही वोट का पावर है। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, तो प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी का कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। इससे कई बार देखेंगे कि एक राष्ट्र में अलग राज्य, जो राज्य है वो अलग राष्ट्र बनने की मांग भी कर देते हैं। बहुत सी बातें पैदा हो जाती हैं क्योंकि शायद उन संस्कृतियों को इस राष्ट्र की संस्कृति के रूप में वो सम्मान या जगह नहीं दी जा रही होती है। और उसमें मेजर कारण कई बार बन जाता है कि जो कंजर्वेटिव ग्रुप है वो मानता है कि जो मूल संस्कृति है वो खत्म नहीं होनी चाहिए, उसे ओवर पावर किया जा रहा है, हमें उसे सहेजना है, बचाना है। तो ये चीजें आज आप नोटिस करेंगे। ओके, अब जैसे उदाहरण के तौर पर हो सकता है कोई कंपनी आपसे कहे स्वदेशी खाओ, स्वदेशी पियो, ये ठीक है, आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सब्जेक्टिव है। आप क्या बनाते हैं, आप क्या खिलाते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं। लेकिन जिन एप्लीकेशंस पर, जिन एडवर्टाइजमेंट टूल्स को, जिस मोबाइल टेलीफोनी को, जिस टेक्नोलॉजी को आप यूज करके अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, हो सकता है उसमें से बहुत कुछ विदेशी हो, तो वो आपका एक्सेप्टेबल है, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन दूसरे केसेस में आप कह रहे हैं स्वदेशी पर ही फोकस किया जाए। अब कल को जब वो भी चीजें स्वदेशी बनने लगेंगी फिर आप कहेंगे अब इस लेवल पर स्वदेशी हो जाओ। तो मतलब यू कैन नॉट सब्जेक्टिवली डिसाइड कि जब आपको कुछ कन्वीनियंस लग रहा है तब आप स्वदेशी हो जाएं, जब आपको कन्वीनियंट नहीं लग रहा है तब आप विदेशी हो जाएं। जब आपको दूर दराज की यात्राएं करनी है तब आप विदेशी तकनीक से बने हुए हवाई जहाजों पे भी उड़ लेंगे, उन गाड़ियों के ब्रांड भी यूज कर लेंगे, चाहे वो टोयोटा हो, चाहे वो हुंडई हो, कुछ भी हो, वो चीजें भी इस्तेमाल हो जाएंगी। तब आप अपनी स्वदेशी कार कंपनी का आउटसोर्स किया हुआ विदेशी कंपनी का इंजन भी यूज कर लेंगे। चाहे फोर्स मोटर ने मर्सिडीज से इंजन लिया हो वो तब आपको स्वीकार है कि नहीं। गुरखा में जो इंजन आता है वो उन्होंने आउटसोर्स ही करा है मर्सिडीज से, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। मर्सिडीज इंजन बनाने में महारत रखती है तो वो वहां से ले लेंगे। अपोलो टायर बनाने में महारत है तो टायर वहां से ले लेंगे। MRF अच्छा टायर बनाता है टायर। अब महिंद्रा खुद थोड़ा टायर बनाने लग जाएगी, जहां से अच्छा बन रहा है वहां से ले लो, जहां से इंजन अच्छा मिल गया ले लो, जहां से शीशा अच्छा मिल गया ले लो। तो तब थोड़ा विदेशी भी चलेगा, थोड़ा स्वदेशी भी। यहां ये बहुत विचारात्मक होता है कि कंज्यूमर के राइट्स क्या है, और हम जब स्वदेशी विदेशी की बात कर रहे हैं तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो डिस्कस करने के पीछे। हम अपने प्रोडक्ट को पुश देना चाहते हैं या सही मायने में हम अपनी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, मतलब राष्ट्रहित में, जनहित में विचार कर रहे हैं कि भाई हमारा राष्ट्र प्रगति करेगा, इसलिए हम इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं कि हमारे डॉलर्स के रूप में पैसा बाहर की ओर ना बह जाए। तो फिर उसमें यह भी तय डिसाइड होगा कि उन चीजों को प्रोडक्शन करने के लिए आपने कितने डॉलर की मशीनें इंपोर्ट करी हैं, आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कितनी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करी है। फिर वो सारी चीजें भी निर्भर करेंगी। फिर आपको वो कन्वीनियंट लगा तो आपने उसे इंपोर्ट किया और अब आपका प्रोडक्ट बिके तो स्वदेशी हो जाए। लेकिन दूसरा व्यक्ति उसी समय में अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए या किसी भी और चीज के लिए चीजें इंपोर्ट करना चाहता है, तो उसके सामने एक मॉरल क्वेश्चन खड़ा हो गया कि स्वदेशी करें या ना, विदेशी करें या स्वदेशी करें। एक मॉरल क्वेश्चन उसके सामने खड़ा हो गया कि अब क्या करें।
वो उसे खाने की वस्तुएं या खेलने के खिलौने लेकर के देना चाहता है। मॉरल क्वेश्चन खड़ा हो गया, स्वदेशी या विदेशी। तो यहां पर ये चीज एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर डिस्कशन मांगती है, क्योंकि हमारे राष्ट्र की नीति संविधान के ऊपर जो आधारित होती है, उसी की वॉइस, उसी का कथन अंतिम होना चाहिए। वो अंतिम होता है और वो हमेशा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के वाया ये प्रमोट करता है कि हमें वैश्विक संबंधों को बढ़ाना है और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज, ऑब्लिगेशंस, हर चीज को वो फुलफिल करवाए, उसकी पालना हो। ये हमारे डीपीएसपीज कहते हैं कि हमें वैश्विक संबंध बनाकर चलने हैं, प्रगति तभी होगी। तो उसमें अगर अनुमति देश के कानून और संविधान के द्वारा दी गई उन चीजों की, कंजम्पशन की, तो वो शायद अंतिम स्वर है। बाकी रेस्ट आप निजी स्तर पर यह तय करें कि क्वालिटी कहां से बेटर मिल रही है, और अगर अच्छी क्वालिटी अच्छी कीमत पर आपको आपके देश में बनी हुई वस्तु में मिल रही है तो कंज्यूम करिए। और अच्छी कीमत अच्छी क्वालिटी आपको कहीं और से बनी हुई चीज में मिल रही है, आप कंज्यूम करिए। मतलब यह है कि संविधान और देश बहुत स्पष्ट है इस मामले में। लेकिन हाँ, चीजें विचारों के रूप में अलग अलग समुदायों में समय दर समय उभरती रहेंगी, आती रहेंगी। तो दुनिया भर में ये विचार तो रहता ही है कि ये कल्चर, ये कंजम्पशन हमारे कल्चर को खराब ना कर दे, खत्म ना कर दे, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के टूल्स बहुत भारी हैं और दुनिया के अमीर मुल्कों की अमीर कंपनियों के पास पैसे की कमी नहीं है एडवर्टीजमेंट के वाया अपने प्रोडक्ट एंडोर्स करने की। और इस कारण से वो दुनिया भर को वो म्यूजिक, वो डांस, वो क्लोथिंग, वो फूड, वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और वो लग्जरी आइटम्स, वो गैजेट्स कंज्यूम करवा सकते हैं जो वो कंज्यूम कराना चाहते हैं। तो यहां ये फिर तय करना जरूरी हो जाता है कि आपके समाज को जोड़ने वाले, शिक्षित करने वाले, बांधने वाले जो सूत्र थे, जिसे हम संस्कृति के रूप में देख सकते हैं, कहीं वो इसके अधीन बिखर ना जाए। राष्ट्र अपनी चेतना ना खो दे कहीं। संस्कृति का चले जाना चेतना को खो देने जैसा होता है। लेकिन मैं वहां बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब मैं यहां संस्कृति के संदर्भ में बात कर रहा हूं, तो मैं संस्कृति के मामले में प्रेजुडिस्ड नहीं हूं कि कौन सी एक धारा ही संस्कृति है। समय दर समय यदि इस मुख्य धारा ने इस धारा को स्वीकारा था तो किसी कारण से ही स्वीकारा होगा। कोई रैशनल और रीजनिंग्स तब भी आई होंगी, और ये संस्कृति भी अपने प्रिंसिपल फॉर्म में ही इसके साथ जुड़ी, ऐसा नहीं जुड़ के ये भी मॉडिफाई हुई होगी और जुड़ने के बाद प्राइमरी वाली भी मॉडिफाई। अब तो जो आगे बह रहा है वो दोनों का मिला जुला स्वरूप बह रहा है। तो अब का सत्य तो यही है। और उसके बाद जब ये नई संस्कृति आई, अगर ये मिल पाई है तो कारण ही ये है कि इसने खुद में कुछ बदलाव लाए होंगे और पुरानी संस्कृति ने कंड्यूसिव पाया होगा तो ही नई को स्वीकारा भी होगा। तो अगर उनमें फ्यूजन हुआ है तो वो किन्हीं कारणों से ही हुआ है। और अगर अब वो आगे बह रहा है तो आज का मैटर ऑफ फैक्ट और संवैधानिक सत्य, मेरा सत्य, क्योंकि मैं संविधान को मानता हूं, तो जो संवैधानिक सत्य है मेरा सत्य है। तो जो संवैधानिक सत्य है और मेरा सत्य है वो यही है कि तो मेरे लिए तो ये मेरी संस्कृति है पूरी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 से जो मिलकर के बनी है ये मेरी संस्कृति है। इस संस्कृति में मैं प्रत्येक क्षण रामायण की भी बात करूंगा, महाभारत की भी बात करूंगा, बात बात में मैं राम के चरित्र की भी बात करूंगा, लेकिन बात बात पर ही मैं नेल्सन मंडेला का उदाहरण भी दूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं मार्टिन लूथर जूनियर, मार्टिन लूथर किंग, उनके भी उदाहरण दूंगा, वह भी सत्य है। तो कहानी यहां पर यह आ जाती है कि और मैं मॉडर्न गैजेट्स, मॉडर्न चीजें भी पहनता हूं। मैं अचकन भी पहनता हूं पजामी के साथ, मैं शर्ट भी पहनता हूं जैकेट्स के साथ, मैं टी शर्ट भी डालता हूं, मैं हुडीज भी डालता हूं और मैं कोट पैंट टाई भी प्रॉपर डालता हूं भाई। और मैं अपने जो सांस्कृतिक परिधानों में, जो एथनिक वेयर में आप कुछ भी डाल लेते हैं, पजामा, कुर्ता, ये वो, मैं वो भी पहनता हूं। और मैं अपने घर में गर्मियों के सीजन में बहुत मजे से, जिसे आप धोती दूसरे राज्यों में पंजाब में लुंगी कहते हैं, चादरा, मैं वो भी बांध के रखता हूँ मेजॉरिटी टाइम। घर आ जाइए तो आपको दिखा देंगे मैंने किन राज्यों से मंगा के रखी हुई है प्योर कॉटन की। तो मेरे लिए आज की मेरी जो संस्कृति मेरे भोजन में ही दिखती है कि वो कितना मिला जुला है, वो कितना मिला जुला है, कहाँ कहाँ से चीजें उसमें आकर के घुली हैं। हमारी बोलियां, भाषाएं बताती हैं कि वो कैसे उभरी हैं। आई बात समझ में? तो मेरे लिए मेरे जो क्लासिकल डांस फॉर्म है उसमें मुझे पता है कि अमीर खुसरो का भी पूरा योगदान है। म्यूजिक में, साज सामानों में, इंस्ट्रूमेंट्स में,
नृत्यों में। तो मेरी संस्कृति वो है जो संवैधानिक संस्कृति है, जिसे संविधान ने जगह दी है। एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है इंडिया का, और मेरी संस्कृति कॉस्मोपॉलिटन है, ये फैक्ट है। और प्रत्येक मत और पंथ, प्रत्येक मत, कोई भी मत पंथ उठा लीजिए, वो कॉस्मोपॉलिटनिज्म को ही प्रमोट करता है। तो मेरी संस्कृति कोई अलग नायाब नहीं है। संविधान ने कोई नायाब अनूठी अलग बात नहीं की, उसने तो उसी को इंस्टीट्यूशनलाइज किया या उसी को रिपीट किया जो देश की मूल विचार है। क्योंकि प्रत्येक पंथ और प्रत्येक धर्म जो है कॉस्मोपॉलिटनिज्म को ही प्रमोट कर रहा है। लेकिन मैं इससे मना नहीं कर रहा कि ये कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में है नहीं, ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। कंजर्वेटिव एटीट्यूड्स रहे थे, हैं और रहेंगे। आई बात समझ में? तो वो कंजर्वेटिज्म आप एक्सट्रीम लेवल पर जब एग्जीक्यूट करने लग जाते हैं, वायलेंस इरप्ट होने लग जाती हैं, पॉलिटिकल पावर को ग्रैब करने की कोशिश होती है, लोगों को मारा जाने लग जाता है, मैसेकर होने लग जाता है, ऐसे कुछ स्वरूप आपको उत्तरी अफ्रीका में देखने को मिल सकते हैं। कहीं पर